दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीट्स। ठीक है, बीट्स एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही फिनोमिना है, उसको आगे डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन में बोला गया है कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दो साउंड वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सुपरपोज विथ ईच अदर। तो ऐसे दो वेव अगर सुपरपोज हो जाए जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं, द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व्ड एंड इट इज़ नोन एज बीट्स। क्या है, मान के चलिए मेरे पास ना दो वेव्स है। ये पहली साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 100 हर्ट्स। फिर एक दूसरी साउंड वेव है, इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है ये है N2 एंड ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ 102 हर्ट्स। ठीक है, तो दोनों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 2 हर्ट्स का डिफरेंस है और इस दोनों साउंड वेव का अगर एम्पलीट्यूड देखें तो मान के चलिए एम्पलीट्यूड सेम है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो इस तरीके की दो साउंड वेव अगर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी तो किसी जगह पर साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो किसी जगह पर वो बहुत कम होगी। तो ये जो वेरिएशन होगा साउंड की इंटेंसिटी में, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, यही कहलाएगा बीट्स। देखिए बीट्स ना हम सभी ने सुने हैं। हम किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाते हैं या कोई भी डीजे कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हम ढिच्चिक ढिच्चिक इस तरीके का साउंड सुनते हैं। तो ये साउंड क्या है, ये बेसिकली बीट्स ही है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना दो साउंड वेव है। ये पहले जो रेड कलर का है इसको एक साउंड वेव मानते हैं और ये दूसरा ब्लू कलर का साउंड वेव है। अब इन दोनों साउंड वेव की खासियत पता है क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। यहाँ अगर एम्पलीट्यूड देखें तो दोनों का एम्पलीट्यूड नियरली सेम ही है, बट अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें स्लाइट वेरिएशन है। पहले वेव में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है और दूसरे वेव में फ्रीक्वेंसी कम है। अब इन दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली वेव को हम सुपर इम्पोज करके देखते हैं। देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर सुपरपोज करके देख रहा हूँ। चलिए ये इस तरीके से मैंने सुपरपोज कर लिया है। अब सुपरपोज करने के बाद ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी। इन दो पर्टिकुलर वेव में ये रीजन देखिए आप, इस रीजन में क्या हो रहा है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट से सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फिर आगे यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। फिर यहाँ पर देखिए जो दोनों वेव है उनके ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आगे फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल रहा है। हम जानते हैं जब कभी दो वेव सुपर इम्पोज होगी और जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा वहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और जिस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम। वैसे ही एक और पॉइंट मुझे मिला है कंस्ट्रक्टिव का, मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव एंड लेट्स से दिस इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, आगे और भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसे पैटर्न मिलेंगे हमें सुपरपोजिशन के। तो अब देखिए हो गया है सुपरपोजिशन, मैंने करके दिखाया। जिस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है एम्पलीट्यूड 0 होगा क्योंकि दोनों वेव के जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक रिजल्टेंट वेव ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो डिस्ट्रक्टिव जोन है वहाँ पर एम्पलीट्यूड मुझे नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए इस तरीके से वेव बनी थी, डिस्ट्रक्टिव जोन में एम्पलीट्यूड क्या है, निग्लिजिबल है। फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाएगा। फिर डिस्ट्रक्टिव में वो नहीं रहेगा, फिर कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर डिस्ट्रक्टिव में नहीं होगा, फिर अगेन कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आपका जो भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का ना रिलेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव के साथ। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कंस्ट्रक्टिव जोन में चूँकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और डिस्ट्रक्टिव जोन में यहाँ पर क्या है,
एम्पलीट्यूड निग्लिजिबल है या फिर जीरो है तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसे कहते हैं वैक्सिंग, उसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला ये पूरा जो जोन है ये यहाँ पर हम सुनेंगे वैक्सिंग, क्या होगा, वैक्सिंग। और यहाँ पर क्या होगा फिर, वेनिंग। ठीक है, सो अल्टरनेटिवली आपको क्या मिलते जाएंगे, वैक्सिंग और वेनिंग, वैक्सिंग और वेनिंग मिलते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे वैक्सिंग और वेनिंग मार्क कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं कि एक बीट किसे बोलते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आपने ऐसा साउंड सुना डिश डिश, यहाँ पर आपने 2 बीट सुने हैं। 2 बीट के बीच में एक पॉज आया है छोटा सा, वो पॉज क्या होता है, वो पॉज होता है वेनिंग। और जब आप मैक्सिमम साउंड सुनते हो वो क्या होगा, वैक्सिंग। तो एक वैक्सिंग और सक्सेसिव वेनिंग, 1 वैक्सिंग एंड 1 सक्सेसिव वेनिंग, इससे मिलकर बनता है 1 बीट। आप याद रखेंगे इस बात को। दूसरी बात, एक बीट का टाइम पीरियड क्या होता है, तो या ऐसे कह लीजिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग और टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वेनिंग, यही कहलाता है एक बीट का टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ अ बीट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग और 2 सक्सेसिव वेनिंग। फिर एक टर्म आ जाती है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में आप कितने बीट्स को लिसन कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। सो द नंबर ऑफ बीट्स दैट यू कैन लिसन इन 1 सेकंड इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जो जिक्र आया है उसके लिए मैं एक और बात बता दूँ। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था 2 साउंड वेव का, जिसमें रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी थी 100 हर्ट्स एंड 102 हर्ट्स। अब जब डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था ना, वहाँ पे क्या लिखा है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्स की है, 2 हर्ट्स की है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, n2 माइनस n1, दैट इज 102 minus 100, this becomes 2 hertz and 2 hertz is my beat frequency। यही क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सेकंड में हमें कितने नंबर ऑफ बीट सुनाई देंगे, 2 बीट सुनाई देंगे। क्या होगा अगर 2 वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही तो, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज़्यादा रहा तो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 हर्ट्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया। पहले वेव की फ्रीक्वेंसी 100 अगर है और दूसरे वेव की मैं ले लूँ 120, तो डिफरेंस कितना हो गया, 200। तो इसमें दिक्कत क्या है, जब आप एक सेकंड में बीट सुनना चाहोगे तो बीट्स में क्या होता है, वैक्सिंग के समय आवाज़ बड़ी होगी, वैनिंग के समय आवाज़ कम होगी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए डिश, तो इसके लिए कुछ समय लगा, ये 1 बीट हुआ। अगर इसमें 20 मुझे याद करना हो तो ये डिश 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 एक सेकंड में 20 बार होगा। तो ये हमारे जो ईयर्स है ये है ना, उसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बीट्स सुन ही नहीं पाते हैं। बीट्स को अगर प्रॉपरली सुनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या एट मैक्स मान लीजिए 10, इतना ही फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा 10 या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है तो बीट्स अच्छे से सुनाई नहीं देगा, आप बीट्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे साउंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जिन्हें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या है वो, व्हाट इज मीन बाय 1 बीट। सो 1 वैक्सिंग एंड सक्सेसिव वेनिंग कॉन्स्टिट्यूट 1 बीट। व्हाट इज मीन बाय पीरियड ऑफ बीट्स, सो इट्स अ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग और वेनिंग, 2 सक्सेसिव वैक्सिंग या 2 सक्सेसिव वेनिंग। देन व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट हर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पर ना एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। जो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी ना, 2 पर्टिकुलर वेव्स के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी, वही एक्सप्रेशन हमें एनालिटिकल मेथड से डिराइव करना है। सो फॉर बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे 2 साउंड वेव लेने होंगे जिनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी होगी n1 n2 एंड दोज n1 एंड n2 फ्रीक्वेंसीज विल बी स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। सो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट साउंड वेव इज गिवन बाय, एक इक्वेशन ले लेते हैं साउंड वेव का। मान लीजिए y1 इज इक्वल टू
ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा वन इंटू टी, यहाँ पर ओमेगा वन क्या हो जाएगा 2πn1, सो ए इंटू साइन ऑफ 2πn1 इंटू टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव. द इक्वेशन फॉर second sound wave is given by y2 is equal to a into साइन ऑफ ओमेगा 2t. अब a है क्योंकि दोनों पे जगह एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है, सो इसको लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 2πn2 इंटू टी. तो इस तरीके से हमारे दो इक्वेशन हो गए. अब हम क्या करने वाले हैं, इन दो पर्टिकुलर वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे. सो आफ्टर सुपर इम्पोजिशन और सुपरपोजिशन, हम जानते हैं सुपरपोजिशन में क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इंडिविजुअल वेव्स. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का अगर रिजल्टेंट वेव का अगर डिस्प्लेसमेंट मैं y लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y1 प्लस y2 का वेक्टर सम. और y1 और y2 की वैल्यू हमें पता है, y1 क्या है, इट इज गिवन बाय a इंटू साइन ऑफ 2πn1 इंटू टी प्लस a इंटू साइन ऑफ 2πn2 इंटू टी. चलिए यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, एम्पलीट्यूड कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, साइन ऑफ 2πn1 इंटू टी प्लस साइन ऑफ 2πn2 इंटू टी. ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं. सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन एज a इंटू क्या लिखा था मैंने, साइन ऑफ 2πn1 इंटू टी प्लस साइन ऑफ 2πn2 इंटू टी. ठीक है, अब आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं अच्छे से देखूँ तो मुझे क्या लग रहा है, ये साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का एक्सप्रेशन है. और हम जानते हैं साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2. तो चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा. सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2πn1 इंटू टी प्लस 2πn2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2πn1 इंटू टी माइनस 2πn2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये जो 2 है उसको मैं आगे लिख रहा हूँ. सो 2 टाइम्स ऑफ a. इस एक्सप्रेशन में देखिए 2π और t कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर भी वैसे ही, तो उसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2π इंटू टी. सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ 2πt n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2πt n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2. इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, कॉस के टर्म को साइन के पहले लिख रहा हूँ. तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2πt n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2πt n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 है साइन के टर्म में, यहाँ पर उसे ना कुछ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसी और लेटर के साथ. तो मैं लिख रहा हूँ लेट n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इज केप्ट एज n. व्हाट इज n, एवरेज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो अगर मैं इसको ऊपर के इक्वेशन में पुट कर लूँ तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2πt n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2πnt. ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया. सो इस इक्वेशन को फिर से मैंने यहाँ पर लिख लिया है और मैं क्या करने वाला हूँ, ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2πt इंटू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 को r सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ 2πnt. इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड इन दिस इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव r represents resultant
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 2πt n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें हैं, समझ लेंगे। जब रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुई थी इन केस ऑफ बीट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुई है ना, ठीक है, जहाँ पर वैक्सिंग हुआ है वहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत बढ़ गया है, और जहाँ पर वेनिंग हुआ है वहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो आर की वैल्यू होगी, वो आर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब हमारा वैक्सिंग होगा, और आर की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगी, जब हमारा वेनिंग होगा। ठीक है। चलो, अब जब वैक्सिंग होगा ना तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और आर की वैल्यू मैक्सिमम आने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आर का इक्वेशन है, इसमें 2a cos 2πt n1 माइनस n2 है, तो इसमें cos से जुड़ा जो भी फैक्टर है अगर वो 1 हो गया तो आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखिए, आर की वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम लिखनी है तो मैं लिखूंगा आर शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। प्लस माइनस साइन बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, बट इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन ओनली। So if r is equal to plus minus 2a, my resultant amplitude is maximum, and when resultant amplitude is maximum, what we get is waxing. Similarly, when r becomes equal to 0, तो हमें क्या मिलता है, resultant amplitude which is my minimum, and in that case we get waning. जब वैक्सिंग चल रहा होगा ना तो आपकी इंटेंसिटी जो होगी पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेव की, हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज आर मैक्स का स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा वैक्सिंग के लिए, और वेनिंग के लिए होगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स आई इज डायरेक्टली इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जब क्या होगा, वेनिंग होगा। आपको बात आ रही है समझ में। अब हमें डिराइव क्या करना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट डिराइव करने के लिए हमने क्या कहा था, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ बीट सुनाई देंगे वो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होगी। और थोड़ा सा देखते हैं, जो भी कभी फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का, आपको याद है। अगर मैं कहूँ बीट फ्रीक्वेंसी मुझे डिराइव करनी है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अ बीट। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टाइम पीरियड ऑफ बीट। अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ बीट, तो बीट का टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग और 2 सक्सेसिव वेनिंग। तो अगर मुझे 2 सक्सेसिव वैक्सिंग का टाइम पीरियड पता चल गया तो उतना टाइम पीरियड का इन्वर्स क्या बन जाएगा, बीट का फ्रीक्वेंसी। तो बीट के फ्रीक्वेंसी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे हो तो आप 2 वैक्सिंग जो सक्सेसिव वैक्सिंग है उनका टाइम पीरियड निकाल लो, या 2 सक्सेसिव वेनिंग है उनका टाइम पीरियड निकालो, और उनका जब इन्वर्स लोगे टाइम पीरियड का तो आपको बीट की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मैं स्टार्टिंग में आपको समझाता हूँ कैलकुलेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वैक्सिंग। ठीक है, सो सबसे पहले हम वैक्सिंग की बात करेंगे। वैक्सिंग, अब हम जानते हैं कि वैक्सिंग के केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, आर, वो कितना होगा, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए। प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए आने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आर का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आर इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 2πt n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ना ये जो 2πt है n1 माइनस n2, ये एंगल रिप्रेजेंट करता है, या फेज कह लीजिए। अब अगर ये एंगल 0 हो तब तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 के साथ 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2a होगा। अगर मान लीजिए ये वैल्यू पाई है, एंगल की वैल्यू पाई है, तो cos ऑफ पाई होता है -1, फिर r की वैल्यू होगी माइनस ट्वाइस ए। फिर अगर मैं वैल्यू लेता हूँ एंगल की 2π, तो cos ऑफ 2π इज अगेन 1, और 1 से अगर मैं r को मल्टीप्लाई करूँ, 1 से अगर मैं ये 2a को मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से वैल्यू होगी प्लस 2a। एंड देन इसी तरीके से अगर 3π एंगल रहा तो cos ऑफ 3π इज -1 से फिर से अगर 2a को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ a, एंड दैट इज गुड
for my resultant amplitude r, which should be plus minus twice of a. So to get r as a plus minus twice of a, I must say that this particular angle, ये जो 2 पाई टी n1 माइनस n2 है, ये कितना होना चाहिए? सो अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ तो थीटा शुड बी इक्वल टू आइदर 0, इट शुड बी आइदर पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन. अगर ये एंगल इतना आना है, देखो ध्यान से समझो, अगर थीटा को इतना आना है, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना आना है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो हमें ना किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी चाहिए? देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, n1 n2 भी इंडिविजुअल वेव के अपने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो बदलने वाली जो चीज़ है वो है टाइम. तो हम अगर टाइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें एंगल में, क्या कर सकते हैं टाइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट? अगर मान लीजिए आपने t की वैल्यू पहली बार 0 रखी, तो 0 रखने के साथ ही पूरा जो थीटा है वो 0 हो जाएगा, और 0 कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी, तो हमें r जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a मिलेगा. अगर मान लीजिए मैं t की वैल्यू 1/n1 माइनस n2 रखूँ, क्या रखूँ? 1/n1 माइनस n2, तो क्या होगा? जो पूरा कॉस का ये जो टर्म है, ये टर्म हो जाएगा कॉस ऑफ पाई. देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, मैं आपको पुट करके बताता हूँ. फर्स्ट टाइम मान लीजिए मैंने t को पुट किया था 0, उस समय r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी 0, क्योंकि t अगर 0 रखता हूँ मैं, तो t को 0 रखने के बाद जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा पूरी टर्म 0 हो जाएगी. सो कॉस ऑफ 0 होगा 1 एंड अल्टीमेटली r बिकम्स ट्वाइस ऑफ a. लेट्स से दिस इज फर्स्ट कंडीशन. अब मैं सेकंड आपको क्या पुट करके बता रहा हूँ, t को अगर मैं रख रहा हूँ 1/n1 माइनस n2, ठीक है. अब देखिए r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ, देखिए लिख रहा हूँ 2 पाई, t की वैल्यू क्या रखा है? 1/n1 माइनस n2, ठीक है. और हमारे पास ऑलरेडी क्या है? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2. तो देखिए क्या हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, n1 माइनस n2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1. तो r कितना मिला मुझे यहाँ पर? r मिला है -2 टाइम्स ऑफ a. So this is also condition for maximum amplitude or waxing you can say. उसी तरह अगर आप t की वैल्यू 2/n1 माइनस n2 रखिए, 3/n1 माइनस n2 रखिए, तो भी आपको क्या मिलेगा? r का जो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ रिजल्टेंट वेव वहाँ पर मौजूद रहेगी, वैक्सिंग आपको मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, अगर पहला वैक्सिंग, देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहला वैक्सीन t इज इक्वल टू 0 पर हुआ है, तो नेक्स्ट सक्सेसिव वैक्सीन कहाँ हुआ है? 1/n1 माइनस n2 पर हुआ है. अगर पहला वैक्सीन 1/n1 माइनस n2 पे लूँगा, तो उसके बाद का वैक्सीन कहाँ पे लेना पड़ेगा? 2/n1 माइनस n2. एंड वी नो डिस्टेंस, द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वैक्सीन इज अ टाइम पीरियड फॉर दैट बीट. तो मैं क्या कर रहा हूँ? कैलकुलेट कर रहा हूँ टाइम पीरियड फॉर वैक्सिंग. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. टाइम पीरियड फॉर वैक्सिंग, इसको मैं t लिख रहा हूँ. सो टाइम पीरियड फॉर वैक्सिंग इज इक्वल टू, लेट्स से सेकंड वैक्सिंग, टाइम फॉर सेकंड वैक्सिंग, या फिर टाइम फॉर सेकंड वैक्सिंग माइनस टाइम फॉर फर्स्ट वैक्सिंग, ठीक है. चलिए लिख लेते हैं. टाइम फॉर सेकंड वैक्सिंग कितना है? 1/n1 माइनस n2 माइनस 0. सो अल्टीमेटली आपको टाइम पीरियड क्या मिला है बिटवीन टू वैक्सिंग? 1/n1 माइनस n2. एंड वी नो बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ सक्सेसिव वैक्सिंग, या फिर टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग. तो 1/t क्या हो जाएगा? 1/1 बाय n1 माइनस n2. इसको सॉल्व कर हमें मिलेगा n1 माइनस n2. दिस इज नथिंग बट यूर बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. आपको याद रहेगा, ठीक है. जिस तरीके से हमने वैक्सिंग के लिए निकाला है, उसी तरीके से हम वेनिंग के लिए भी निकाल सकते हैं. चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं. फॉर वेनिंग, सो वेनिंग के केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
वो क्या होगा, आर की वैल्यू होगी 0। लेकिन आर की वैल्यू 0 आने के लिए पता है हमें आर का एक्सप्रेशन क्या दिया है, द एक्सप्रेशन फॉर आर इज ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 2 पाई टी n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 2a तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो डायरेक्टली 0 नहीं होगी। कॉस में ये जो थीटा है, ये एंगल है, उसमें t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और जब t की वैल्यू कुछ ऐसी सब्सटीट्यूट करेंगे कि r की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0, तभी हमें क्या मिलेगा, वेनिंग मिलेगा। चलिए देखते हैं। सो टू गेट वेनिंग मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टू गेट वेनिंग दिस थीटा, ये थीटा ही क्या है मेरा, 2 पाई टी इंटू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि कॉस ऑफ पर्टिकुलर थीटा बन जाए 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू कब 0 होती है, अगर थीटा हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, है ना, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। जब ये ऐसा होगा तभी मुझे विनिंग मिलेगा, और ऐसा आने के लिए आपको टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं टाइम की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, देखिए 1/2 इंटू n1 माइनस n2, या फिर इसको पुट कर सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2, और इट कैन बी टेकन एज 5/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। तो इस तरीके से अगर हम t की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो भी हमें वेनिंग मिलेगी। चलिए करके देखते हैं। लेट्स से आई पुट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2 पाई, t की वैल्यू आई एम पुटिंग 1 बाय ट्वाइस ऑफ n1 माइनस n2 इंटू n1 माइनस n2 इंटू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2। हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे उसको लिख लिया है। तो क्या क्या कैंसिल हो जाता है, n1 माइनस n2 कैंसिल, दिस 2 विल कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो अल्टीमेटली r की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैं सेकंड लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ नेक्स्ट टाइम इंटरवल, तब देखिए r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 2 पाई 3/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 मल्टीप्लाइड बाय n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या क्या कैंसिल होता है, देखिए n1 माइनस n2 कैंसिल, 2 अगेन कैंसिल। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2। ठीक है, और कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 फिर होता है 0। सो r की वैल्यू हमें फिर से मिलेगी 0। सो जब हम t की वैल्यू 1/2 n1 माइनस n2, 3/2 n1 माइनस n2 या 5/2 n1 माइनस n2 इस तरीके से लिखते जाएंगे, तो पर्टिकुलरली हमें थीटा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 बाय 2 इस तरीके से मिलता जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू 7/2 n1 माइनस n2 रखूँ, तो थीटा की वैल्यू, थीटा जो होगा वो होगा 7 पाई बाय 2। ठीक है, सो अगर देखिए मेरा फर्स्ट जो वेनिंग है उसका टाइम पीरियड है 1/2 n1 माइनस n2, और सेकंड जो वेनिंग है उसके लिए टाइम है 3/2 n1 माइनस n2। सो वी नो कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेनिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेनिंग, यही होगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ अ बीट, एंड दिस कैन बी गिवन एज, मान लीजिए सेकंड वेनिंग का टाइम माइनस फर्स्ट वेनिंग वाला टाइम। ठीक है, तो सेकंड वेनिंग कब रीच हुआ था, व्हेन टाइम वाज 3/2 ऑफ n1 माइनस n2। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये है ना, t की वैल्यू जब 3/2 n1 माइनस n2 थी, तब हमारा वो सेकंड वेनिंग रीच हुआ था, माइनस फर्स्ट वेनिंग कब हुआ था, 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली 1/2 ऑफ n1 माइनस n2 तो हम कॉमन ले लेंगे, फिर बचता है 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें टाइम पीरियड मिला है बिटवीन टू सक्सेसिव वेनिंग इज 1/n1 माइनस n2। और हम जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट
frequency is the inverse of टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वेनिंग। तो यहाँ पर टू सक्सेसिव वेनिंग का टाइम पीरियड भी मुझे मिला है 1/n1 माइनस n2, सो इसका रेसिप्रोकल होगा n1 माइनस n2 एंड दैट इज योर बीट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमने बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ना पर्टिकुलर दो साउंड वेव है और उन दो साउंड वेव के वेव को सुपर इम्पोज करने के बाद 4 बीट सुनाई दे रहे हैं, तो आप लिखोगे n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 4 हर्ट्स। ठीक है, सो 4 हर्ट्स क्या है, बीट की फ्रीक्वेंसी है। 4 नंबर ऑफ बीट्स यू विल बी एबल टू लिसन इन 1 सेकंड। अब कभी कभी क्या होता है, बीट की फ्रीक्वेंसी निकालते समय आप n1 माइनस n2 लेते हो या फिर समटाइम्स आपको लेना पड़ता है n2 माइनस n1। सो ये कैसे डिसाइड होता है कि n1 माइनस n2 लेना है या n2 माइनस n1 लेना है, तो ये डिपेंड करता है साउंड की स्पीड और उसके वेवलेंथ पर। अगर मान लीजिए कोई साउंड की स्पीड है v और उसका मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लिख रहा हूँ n1 लैम्बडा 1, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1। और उसी तरीके से दूसरा एक वेव है, उसके ज़रिए जो साउंड मुझे सुनाई दे रहा है उसकी भी स्पीड है v और उसे लिख रहा हूँ मैं n2 लैम्बडा 2। अब देखिए, जिस किसी पर्टिकुलर वेव में लैम्बडा बड़ा होगा उसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर लैम्बडा बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो याद रखिए, अगर किसी वेव में पहली वेव का लैम्बडा बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और दूसरे वेव का लैम्बडा छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ऐसे केस में जिसका लैम्बडा ज़्यादा है उसमें फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण हम ऐसा लिखेंगे n2 माइनस n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट। कि क्यों लिखा n2 माइनस n1, क्योंकि n2 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उसका लैम्बडा छोटा है, और n1 की वैल्यू छोटी है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी है। तो इस तरीके से हमें जजमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 6.12, पहले उसको देख लेते हैं। टू साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए, गिवन डेटा हम मार्क कर लेंगे। गिवन क्या है, पहली जो वेव है मान लीजिए वेव 1, तो उसकी वेवलेंथ दी है, सो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 81 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फिर क्या कहा है, सेकंड वेव दी है, सेकंड वेव का लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ इज 82.5 सेंटीमीटर विच वुड बी 82.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद बोला है कि 8 बीट पर सेकंड क्रिएट हो रहे हैं। सो 8 बीट पर सेकंड मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हुआ होगा, 8 हुआ होगा। और बाद में बोला है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, किसी भी वेव को हम v इज इक्वल टू एन लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये जो n है ये फ्रीक्वेंसी बताता है, लैम्बडा वेवलेंथ बता रहा है। तो अगर मैं पहली वेव की बात करूँ सो v वुड बी n1 लैम्बडा 1 और सेकंड वेव के लिए v वुड बी n2 लैम्बडा 2। ठीक है, अब यहाँ पर n1 बड़ा है या n2, इनमें से हमें जो बड़ा होगा उसको फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1। तो देख लेते हैं, जिस इक्वेशन में लैम्बडा बड़ा है उस इक्वेशन में ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर लैम्बडा कौन सा है, पहली वेव का लैम्बडा है वो छोटा है, दूसरी वेव का लैम्बडा बड़ा है, तो दूसरी वेव का लैम्बडा बड़ा है मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटी होगी। सो n2 इज लेसर एज कम्पेयर टू n1, तो हम लिखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी के लिए n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड निकलना है। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम क्या करेंगे, n1 को रखेंगे v अपॉन लैम्बडा। सो v अपॉन लैम्बडा जब करेंगे तो n1 की वैल्यू आएगी। चलिए n1 को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन लैम्बडा 2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 8। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सो v अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचता है हमारे पास, 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 एंड v इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या है ऊपर, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन
लैम्बडा वन की वैल्यू क्या है, चाहो तो आप सेंटीमीटर में रखो, मीटर में रखो, उस हिसाब से स्पीड निकल कर आएगी। सो अगर मैं लैम्बडा सेंटीमीटर में रखता हूँ तो स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलेगी, लैम्बडा को मीटर में रखेंगे तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। तो फिलहाल मैं लैम्बडा को मीटर में ही लिख रहा हूँ। सो 81 इंटू 10⁻⁻² माइनस 1/82.5 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो v/10⁻⁻² कॉमन निकल गया, सो 1/81 माइनस 1/82.5 इज इक्वल टू 8। तो एक काम कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इंटू 82.5 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 82.5 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻²। अब फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू 82.5 में से 81 गया, सो यहाँ मिलेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 82.5 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻²। सो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू 81 इंटू 82.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, अगर हम ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 35640 इंटू 10⁻⁻² and ultimately my final answer would be 356.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2 ट्यूनिंग फोर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्स एंड 340 हर्ट्स आर साउंडेड टुगेदर। 2 ट्यूनिंग फोर्क है, पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को मैं N1 लिख रहा हूँ विच इज़ गिवन एज 320 हर्ट्स, ओके, और सेकंड ट्यूनिंग फोर्क दिया है विच इज़ 340 हर्ट्स। तो यहाँ पे सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। When they are sounded together to produce sound waves, the velocity of sound in air is 326.4 meter per second. Find the difference in wavelength of two waves. अब हमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो पता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। सो पहले फ्रीक्वेंसी वाले वेव के लिए या पहले वेवलेंथ वाली वेव के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू n1 इंटू लैम्बडा वन। देयरफॉर लैम्बडा वन क्या जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, सो v अपॉन n1। चलिए v की वैल्यू कितनी दी है, 326.4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दी है ना v द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, चाहो तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू 326.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो 326.4 डिवाइडेड बाय n1 इज 320, सो दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये होगी इन टर्म्स ऑफ मीटर। फिर हम सेकंड वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, वी नो v इज इक्वल टू n2 इंटू लैम्बडा 2, तो यहाँ पे लैम्बडा 2 क्या आ जाएगा, v अपॉन n2। अगेन v इज 326.4 डिवाइडेड बाय n2 इज 340 हर्ट्स। ठीक है, दिस इज लैम्बडा 2 मीटर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 करते हैं। लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है, 326.4 डिवाइडेड बाय 320 माइनस 326.4 डिवाइडेड बाय 340। ठीक है, चलिए निकालिए क्या वैल्यू आएगी, 326 में कॉमन ले रहा हूँ, सो 326.4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर नीचे 10 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/32 माइनस 1/34। चलिए, सो 326.4 डिवाइडेड बाय 10, 34 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 34, सो ये हो जाएगा 326.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 32 इंटू 34 कितना होता है, आप इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1088। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क्स इज अरेंज इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब 8 जो ट्यूनिंग फोर्क लगे हैं वो कैसे अरेंज किए हैं कि एक के बाद जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क आएगा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। नाउ ईच फोर्क गिव्स 4 बीट पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क। इसको ना हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 8 ट्यूनिंग फोर्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n मान लूँ तो दूसरे की क्या हो जाएगी n+4, क्योंकि दो ट्यूनिंग फोर्क के बीच में कितने बिट सुनाई दे रहे हैं, 4 बिट, तो उनके फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस भी कितना होगा, 4 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा। नाउ नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, ये जो नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है ये, और इसके बीच में भी 4 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा n+8। फिर नेक्स्ट हो जाएगा n+12, सिमिलरली n+16, n+20, n+24 एंड लास्ट का हो जाएगा n+28। मतलब पहला अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n है तो लास्ट की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n+28 होगी। फिर आगे क्या कहा गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। मतलब ये जो n+28 मैंने लिखा है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क। पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है n, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ n। क्या यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। 28 इज इक्वल टू 2n माइनस n, दैट इज n इज इक्वल टू 28 हर्ट्स, ठीक है। तो n किसकी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है। लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, so this is the frequency of first tuning fork, okay। frequency of last tuning fork क्या होगा, frequency of last tuning fork will be equal to 2 times n, जो given condition है, so 2 into 28 that is 56। सो 56 हर्ट्ज क्या आ रही है, लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको ऐसे दिया है, देयर आर 12 ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, और हर दो ट्यूनिंग फोर्क के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है या जो नंबर ऑफ बिट सुनाई दे रहे हैं वो सुनाई दे रहे हैं मान लीजिए 6 बिट्स, 6 बिट बिटवीन 2 फोर्क, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि लास्ट का जो ट्यूनिंग फोर्क है, लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क में NL लिख रहा हूँ। सो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो मान के चलिए 4 टाइम्स द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क। इस तरीके से कंडीशन दी जाए तो आप कैसे इक्वेशन बनाओगे। पहले केस में क्या था ना, सिर्फ 8 ट्यूनिंग फोर्क थे तो हमें ये इंडिविजुअली n+4 n+8 इस तरीके से करना आसान था। लेकिन जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क बढ़ जाएंगे तो इतने बार करना थोड़ा दिक्कत का काम है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे n, और उसमें क्या करना है, जितने बीट सुनाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 6 बीट सुनाई दे रहे तो मैं 6 ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क -1, टोटल ट्यूनिंग फोर्क -1 इज इक्वल टू गिवन कंडीशन। और यहाँ पे कंडीशन दिया है 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल ट्यूनिंग फोर्क, तो आप इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए देखिए क्या लिखते हैं, n+6 टाइम्स टोटल ट्यूनिंग फोर्क है 12, 12 - 1 इज 11 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n, तो ये हो गया n+6 इंटू 11 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n। सो n+66 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n। तो n की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क निकाल सकते हैं हम, क्या होगा 66 इज इक्वल टू 4n माइनस n, दैट इज थ्राइस ऑफ n। सो n would be equal to 66 divided by 3, so n is 22 हर्ट्ज। पता चल गया आपको, ठीक है। और लास्ट की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, दैट इज 4 इंटू 22, दैट इज 88 हर्ट्ज, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन
इट वाइब्रेट्स इन यूनिजन विथ अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्स। तो सोनोमीटर के वायर का टेंशन दिया है T इज इक्वल टू लेट से 40 न्यूटन, एंड जब वो वाइब्रेट हो रहा है सोनोमीटर का वायर तो कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है, एक्सटर्नल ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ। वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी की कितनी दी है, 384 हर्ट्स। तो इसका मतलब वो जो सोनोमीटर वायर है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 384 हर्ट्स, क्योंकि रेजोनेंस होने पर ही तो वाइब्रेशन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 384 हर्ट्स। यहाँ तक बात आ गई, क्लियर हो गई। अब आगे समझेंगे। फिर उन्होंने पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकंड इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय 124 न्यूटन। अब वो जो सोनोमीटर का वायर है वहाँ से कुछ वेट्स निकाल दिए होंगे जिसके कारण टेंशन कम हुआ है। तो मान लीजिए नेक्स्ट टेंशन को मैं T2 कहता हूँ और पहले टेंशन को T1 कहूँगा। सो ये जो T2 है वो पहले टेंशन से कितना कम हुआ है, 1.24 न्यूटन से। तो मैं लिखूंगा 40 माइनस 1.24 न्यूटन, सो दैट आंसर वुड बी 38.776, यस 38.76 न्यूटन। ठीक है। और जब टेंशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर टेंशन कम होने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हुई और जो मुझे और मैंने अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली तो आप दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस पता करके नंबर ऑफ बिट्स पता कर सकते हो। सो सेकंड टाइम्स जब टेंशन कम हुआ है तो मैंने फ्रीक्वेंसी को N2 लिखा है। सो पहली फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पर N1 मार्क कर रहा हूँ। चलिए, अब हमें लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से पता होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेंशन के साथ। तो पहली फ्रीक्वेंसी N1 दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1 और N2 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T2। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक रेशियो ले लेते हैं N2 अपॉन N1 का। सो N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। चलिए, N2 को मुझे फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ N1। सो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 38.76। हमने कैलकुलेट किए ना 38.76, तो वो यहाँ पर रखेंगे। N1 की वैल्यू कितनी है, 384 अंडर रूट ऑफ 38.76 डिवाइडेड बाय 40। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 384 इंटू, अगर इस फैक्टर को आप सॉल्व करते हो, ठीक है, बाय यूजिंग लॉग टेबल, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। दिस वुड बी 0.984। और 0.984 को अगर आप 384 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 377.86, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 378 हर्ट्स। ठीक है। सो N2 की वैल्यू मुझे मिली है 378 हर्ट। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, है ना, या फिर वायर की जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, N1 बड़ा है, तो N1 माइनस N2 क्या लिखूँगा मैं, 384 माइनस 378, 384 माइनस 378। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 6 बिट्स हो जाएगा। कितना होगा, 6 बिट। तो 6 बिट हम सुन रहे हैं हर एक सेकंड में, इट्स अ बिट फ्रीक्वेंसी। तो इन 2 सेकंड्स, इन 2 सेकंड्स हमें कितने बिट सुनाई देंगे, 2 सेकंड में हमें 2 टाइम्स ऑफ 6 दैट इज 12 बिट्स सुनाई देंगे। और यही हमें पूछा था यहाँ पर, है ना। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकंड। ठीक है। सो आवर आंसर इज 12 बिट्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं MHT CET के। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड हैविंग फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज एंड 335 हर्ट्ज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा फॉर्म्ड इन सेकंड इज। तो हमें टाइम इंटरवल निकालना है बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा। जो टाइम इंटरवल है बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा वही तो टाइम पीरियड ऑफ बीट होता है। और वो कैसे मिलता है, बीट फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम होता है बीट फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। ठीक है। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 340 हर्ट्ज एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी N2 दैट इज 335 हर्ट्ज। सो N1 माइनस N2 कितना हो जाएगा,
5 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी बीट फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग या टू सक्सेसिव वेनिंग वही होता है टाइम पीरियड ऑफ अ बीट, और उसे फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। सो टी इज इक्वल टू 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, दिस इज माई आंसर विच इज ऑप्शन बी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Now the next given question is two sound waves having frequencies 250 Hz and 256 Hz superimpose to produce beat wave। दो साउंड वेव्स है यहाँ पर 250 हर्ट्ज और 256 की हर्ट्ज जो मिलकर बना रही है बीट की वेव। द रिजल्टेंट बीट वेव हैज़ इंटेंसिटी मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू 0 कोई एक टाइम है जहाँ से मैं टाइम कोई एक इंस्टेंस है जहाँ पर मैं टाइम कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे स्टार्टिंग में मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब वैक्सिंग मिल रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम एन इंटेंसिटी विल बी मिनिमम प्रोड्यूस्ड एट द सेम पॉइंट। सो आफ्टर हाउ मच टाइम एन इंटेंसिटी विल बी मिनिमम प्रोड्यूस्ड एट द सेम पॉइंट, मतलब पहली बार अगर वैक्सिंग हुआ है हाई इंटेंसिटी के साथ, तो उसी पॉइंट पर वेनिंग कितने समय के बाद होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वेनिंग होता है टाइम पीरियड ऑफ अ बीट, ठीक है। अगर एक वैक्सिंग और एक वेनिंग के बीच का अगर मैं टाइम पता करूं तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग। तो यहाँ पर ना हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी है n1 250 हर्ट्स, सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी है n2 दैट इज 256 हर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं बीट फ्रीक्वेंसी पता कर सकता हूँ, दैट इज 256 माइनस 250 दैट इज 6 बीट्स पर सेकंड, ठीक है। अब 6 बीट पर सेकंड अगर बीट की फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होगा, टी इज इक्वल टू 1/6, है ना, दिस 1/6 सेकंड, ये क्या हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड बिटवीन मैक्सिमा एंड सक्सेसिव मिनिमा, एक मैक्सिमा और उसके बाद आया हुआ जो मिनिमा होता है उनके बीच का टाइम पीरियड कितना होगा। सो टाइम इंटरवल बिटवीन a maxima and successive minima ये होगा टाइम पीरियड ऑफ बीट दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वेनिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ बीट कितना है 1/6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/12 सेकंड। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, 1/12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, टू वेव्स y1 इज इक्वल टू 0.25 साइन 316t एंड y2 इज इक्वल टू 0.25 साइन 310t आर प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड आर। तो यहाँ पर हमें बीट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, जो पहली वेव है उसका इक्वेशन दिया है y1 इज इक्वल टू 0.25 साइन ऑफ 316t, इसको ना हम अगर किसी इक्वेशन से कंपेयर करें वेव के, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब पहले इक्वेशन में जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी दी है 316, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 0.25। उसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है वो भी क्या है 0.25 साइन ऑफ 310 इंटू टी। अब यहाँ पर भी अगर इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम निकाल सकते हैं ओमेगा कितना मिलेगा हमको 310, और एम्पलीट्यूड कितना है 0.25। तो चलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से लिख लेते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ ओमेगा 1 इज इक्वल टू 316, ठीक है, ओमेगा टी के साथ कंपेयर करेंगे तो, और ओमेगा 1 ही क्या होता है बेटा, ओमेगा 1 होता है 2πn। अब पहली वेव है तो मैं लिख रहा हूँ 2πn1 इज इक्वल टू 316, ऊपर ओमेगा 1 लिखा था इसलिए। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगी 316 डिवाइडेड बाय 2π, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 150 प्लस 8 दैट इज 158, है ना। सो इट वुड बी 158 डिवाइडेड बाय पाई
हर्ट्स। दिस इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मैं सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, ओमेगा 2 इज 310। 310 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा ओमेगा 2 इज 2 पाई n2 इज इक्वल टू 310, सो n2 इज इक्वल टू 310 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो 310 कितना होगा, 155 हर्ट्स डिवाइडेड बाय पाई। चलेगा। अब हमें क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है, बीट की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, आइदर n1 माइनस n2 करेंगे या n2 माइनस n1 करेंगे। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, देखिए यहाँ पर 158 अपॉन पाए, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी एज कम्पेयर टू 155 अपॉन पाए। तो मैं क्या करूँगा, बीट फ्रीक्वेंसी के लिए, बीट फ्रीक्वेंसी would be n1 minus n2. So this is 158 upon pi minus 155 upon pi. तो हम क्या करेंगे, 1 बाय पाई कॉमन ले लेंगे, 158 माइनस 155 दैट इज 3. सो 3 बाय पाई नंबर ऑफ बिट्स वी विल बी एबल टू लिसन। ठीक है, सो यही होगी हमारी बीट फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 3 बाय पाई, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, टू साउंड वेव्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 1000 पाई टी एंड y2 इज इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ 1006 पाई टी वेन इंटरफेयर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 बीट्स विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 25 यूनिट्स और 6 बीट विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 16 यूनिट्स, लाइकवाइज 3 बीट्स विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 25 यूनिट्स और 1 बीट विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 25 यूनिट्स। देखते हैं, पहले समझेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपका रिजल्टेंट वेव बनेगा ना, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब रिजल्टेंट वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम देखना है तो वो कितना होता है, प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। व्हाट इज ए, एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव। यहाँ पर हम इंडिविजुअल वेव अगर देखेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड क्या है, 2 और 3। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, दो अलग अलग वेव होने के कारण लिख लेते हैं आर मैक्स इज A1 प्लस A2। पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। ठीक है, बात आ रही है क्या समझ में? मैं 2A कब लिखता था, अगर दोनों ही वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो। तो यहाँ पर सेम ना होने के कारण मुझे A1 A2 लेना पड़ रहा है। चलिए, अब आई मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, आई मैक्स वुड बी इक्वल टू, लेट से अगर कांस्टेंट में 1 लेता हूँ तो आर मैक्स क्या है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है, 2, A2 की वैल्यू कितनी है, 3 और उसका होल स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर इज 25। सो आई मैक्स दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी सुपरपोजिशन के बाद, 25 यूनिट्स। तो 25 के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बात करेंगे आगे। आगे हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ बिट। अब नंबर ऑफ बिट पता करने हैं तो कैसे पता करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ बिट्स के लिए हमें ना दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अगर पहली वेव को अच्छे से देखें y1 को, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है, 1000 पाई। 1000 पाई इज द ओमेगा। सो फॉर फर्स्ट वेव ओमेगा को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1000 पाई। ठीक है, अगर ओमेगा 1 1000 पाई है तो ओमेगा 1 होता है 2 पाई n1 इज इक्वल टू 1000 पाई, पाई पाई कैंसल और 2 इंटू 500 दैट इज 1000। सो n1 की वैल्यू आ गई 500 हर्ट्स। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ से मैं ओमेगा 2 निकाल सकता हूँ विच इज़ 1600 पाई। सो लिखिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1006 पाई। सो ओमेगा 2 के जगह लिख सकता हूँ 2 पाई n2 इज इक्वल टू 1006 पाई, पाई पाई कैंसल 2, दिस वुड बी 503। सो n2 कितना निकल के आ रहा है, 503 हर्ट्स। ठीक है, सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी या फिर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड क्या होगे, यहाँ पर कौन बड़ा है, n2 बड़ा है एज कम्पेयर टू n1। सो बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी n2 माइनस n1 दैट इज 503 माइनस 500 दैट वुड बी 3 बीट्स पर सेकंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
टू ट्यूनिंग फोर्क A and B produces 8 beats per second when vibrated together in fundamental mode। अगर दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क है उनको फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट किया जाए तो कितने नंबर ऑफ बीट्स हमें सुनाई देते हैं? 8 बीट्स सुनाई देते हैं। तो इसका मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 8 हर्ट्स होगा। फिर आगे है फोर्क ए इज इन रेजोनेंस विद अ क्लोज ट्यूब ऑफ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर मान लीजिए मेरे पास ये ट्यूनिंग फोर्क ए है तो इसकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही है? क्लोज पाइप के साथ। और उस क्लोज पाइप में लेंथ कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला है? एंड फोर्क बी इज इन रेजोनेंस विद द ओपन ट्यूब। तो जो अगर सेकंड फोर्क है, मान लीजिए दिस इज सेकंड फोर्क बी, तो ये रेजोनेंस में है ओपन ट्यूब के साथ, मतलब ओपन पाइप के साथ, और इस पाइप की लेंथ दी है 32.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 32.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फंडामेंटल मोड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क ए एंड बी आर। हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क ए एंड बी को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट जो ट्यूनिंग फोर्क था ए, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं NA लिख रहा हूँ एंड इट इज़ इक्वल टू द फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप हैविंग लेंथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, NA की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, ए ट्यूनिंग फोर्क, दिस शुड बी इक्वल टू द फंडामेंटल मोड में क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V/4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो NA इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, V मुझे पता नहीं है, कोई भी एक स्पीड है साउंड की, 4 टाइम्स ऑफ L कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 16 लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए उस तरीके से जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी B जो है वो इक्वल है किसके? अगर पाइप ओपन है बोथ एंड में, जिसकी लेंथ दी है 32.5 सेंटीमीटर, उसके फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी से। अब पाइप का जो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ओपन एट बोथ एंड के लिए, वो क्या होता है? फंडामेंटल मोड ऑफ ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V/2 ऑफ L, दैट शुड बी इक्वल टू NB। अब मैं यहाँ पर NB को लिख सकता हूँ, NB दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क ऑफ B फोर्क इज इक्वल टू V/2 इंटू लेंथ कितना दिया है? 32.5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो NA की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी आएगी? V/16 इंटू 4, 64। ठीक है, दिस इज V/64 हर्ट्स NA की वैल्यू आएगी, और NB की वैल्यू आएगी V/32.5 इंटू 2 इज 65 हर्ट्स। तो मुझे NA और NB मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? अगर हम इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को फंडामेंटल मोड पर वाइब्रेट करें तो कितने बीट सुनाई देते हैं? 8 बीट सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर हमें NA माइनस NB या NB माइनस NA निकालना होगा, जिसकी वैल्यू होगी 8। देखते हैं इन दोनों में NA और NB में कौन बड़ा है। तो V/64 निश्चित रूप से बड़ा होगा एज कम्पेयर टू V/65 से। तो मैं लिख रहा हूँ NA माइनस NB इज इक्वल टू 8। सो V/64 माइनस V/65 इज इक्वल टू 8। तो V कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरे पास? 1/64 माइनस 1/65 इज इक्वल टू 8। तो एक काम कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। V इंटू 65 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 65 इज इक्वल टू 8। तो और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू 8 इंटू 64 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 64 कितना था? 1। तो ये हमारी क्या है? V की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी लेंथ किस में थी? यहाँ पर सेंटीमीटर में थी। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे आगे। अब आगे ना बड़ा सिंपल है, NA क्या होता है? NA इज इक्वल टू V/64। सो V की वैल्यू है 8 इंटू 64 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 64। 64 कैंसल, सो 8 इंटू 65, 8 इंटू 65 कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 5 40 का 0 इंटू 4 एंड दिस इज 48 प्लस 4 इज 52। सो 52 हर्ट्स। हमें NA की वैल्यू मिल गई है 520 हर्ट्स। अब ऑप्शन में देखते हैं NA 520 कहाँ पर दिया है? पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा आंसर होगा। चाहो तो आप NB भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। NB इज इक्वल टू V/64
65 वी की वैल्यू है 8 इंटू 64 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 65, 65 कैंसल एंड 8 इंटू 64 क्या बचेगा 512 हर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है। आई होप कि आपको बीट और बीट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।